तो आपकी सर एमबीबीएस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर? अभी कुछ भी होता है तो लोग डायरेक्ट गूगल कर लेते हैं कि एनाटॉमी में कुछ नहीं आ रहा है तो फट से गूगल कर लिया, या किसी भी चीज़ में नहीं आ रहा डायरेक्ट सबसे पहले गूगल ही होता है आजकल। तो तो उस समय का गूगल क्या था? उस समय का सबसे बड़ा फंड इनिशियल डेज में जो स्ट्रगल होता है हर डॉक्टर्स के पास जब अपनी खुद की प्रैक्टिस जब स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो इनिशियल डेज थे उसमें आपका स्ट्रगल के लिए ये जरूर मुझे हमारे फादर ने बता रखा था कि बी पेशेंट और आप आपकी कुर्सी में बैठे रहो। इवन इफ यू डोंट गेट पेशेंट्स इन द क्लिनिक यू शुड नॉट बी रनिंग अराउंड। वो जो फिक्स टाइम मैंने देखा कि आप वो लोगों को जो खर्च करने की मेन चीज है वो है शादियों में करेंगे और किसी की डेथ हो जाती है नुक्ता उसमें करेंगे, पर जहां तक बात आती है एजुकेशन की वो भी अब करने लगे हैं क्योंकि लोगों को मालूम है आज एजुकेशन के बिना कुछ नहीं। और हेल्थ के लिए आज भी जो है आप देखें तो मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज है हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 15% लोगों के पास। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि प्रोफेशन को तो परस्यू करो और उसकी बाद अपनी जो हेल्थ है उसकी तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। यानी आज के टाइम में डॉक्टर्स भूल ही गए व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ फर्स्ट वन सेल्फ खुद के लिए। हेलो गाइस, माय नेम इज डॉक्टर दीपक आंजना और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर राजेश मूले सर। ये इंदौर के बहुत ही जाने पहचाने न्यूरो फिजिशियन हैं। तो आज सर का एक्सपीरियंस जो है वो भी 20+ ईयर्स का है। तो आज हम सर से जानेंगे इनकी न्यूरो ब्रांच के बारे में, इनकी एमबीबीएस जर्नी के बारे में, क्योंकि आजकल हम जो नई जनरेशन है जिन्होंने अभी अभी एमबीबीएस किया है उनको ये नहीं पता होता कि पहले इनके टाइम में जो पुराने उसमें तो कोई ऑनलाइन ऐप भी नहीं थे, कोई ज़्यादा कोचिंग्स वगैरह भी नहीं थी, तो अब इनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए और अपना वैल्यूबल टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर दीपक फॉर इनवाइटिंग मी टू जॉइन दिस सेशन टू शेयर माय व्यूज। तो आपकी सर एमबीबीएस जर्नी कैसे स्टार्ट हुई सर और कब स्टार्ट हुई? Yeah, I joined MBBS in 1985 and in those days केवल लोकल ऑप्शंस ही थे एमबीबीएस करने के, कोई ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं रहता था जिससे हम लोग जैसे आज नीट रहता है उसके थ्रू दूसरे स्टेट्स में भी जा सकते हैं। तो उस समय स्टेट का ही एंट्रेंस एग्ज़ाम रहता था, तो उसके अंदर एमबीबीएस में एंट्री मिलती थी मेरिट वाइज। एमबीबीएस मैंने 1991 में कंप्लीट किया इंटर्नशिप सहित, और उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बात आई तो पोस्ट ग्रेजुएशन की भी एक ही फैसिलिटी थी, मेरिट मार्क्स जो एमबीबीएस में रहते थे, और उसकी प्रायोरिटी पे जो हाई रैंकिंग स्पेशलिटीज़ थी उनमें प्रायोरिटी पे एडमिशन मिलता था। जैसे हमेशा ही लीडिंग रही है ऑब्स गायनेक, पीडियाट्रिशियन, ऑर्थोपेडिक्स उन जमानों में। उसके बाद में आती थी मेडिसिन, सर्जरी और अदर सब स्पेशलिटीज़ जैसे ऑफ्थेल्मी, एनटी, और बाद में नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। जी सर। तो उस टाइम भी एमडी का यही ऑप्शन था कि लोकली मेरिट वाइज जो प्लेसमेंट मिलता था, और मैंने ऑप्ट किया मेडिसिन के लिए क्योंकि मेडिसिन ऑप्ट करना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है वर्सेस सर्जरी। ये पहले ही क्लियर हो जाता है 5 साल की एमबीबीएस ट्रेनिंग है, खास करके क्लिनिकल वर्क करने के बाद और स्पेशली अच्छे इंटर्नशिप के बाद में जी सर। कि हमारा कहाँ पर इंक्लिनेशन होता है। तो चूँकि मेरा हमेशा इंक्लिनेशन था मोर ऑफ थॉट प्रोसेस थिंकिंग का, तो मेडिसिन का ऑब्वियस लाइन ज़्यादा इंटरेस्ट का रहा मेरे लिए। एमडी तो मैंने कर लिया 3 साल में, पर उसके बाद में जब एमडी कंप्लीट किया तब एमडी इतना वास्ट ब्रांच रहा कि ये सोचना ज़रूरी था कि क्या हम लोग आगे कुछ वर्कआउट कर सकते हैं, और जितना जब मेडिकल साइंस एडवांस हो चुका है। आमतौर पे इंडिया में 2 ही ऑप्शन रहते थे, या तो एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस रहता था कई स्टेट्स में जिसे डीएम कहते हैं, या फिर एक नेशनल काउंसिल बोर्ड की एग्ज़ाम रहती थी डिप्लोमेट बोर्ड की, उसे डीएनबी कहते थे। दोनों की अपने अपनी जगह प्लेसमेंट्स रहती थी। डीएनबी के लिए एक पार्ट 1 क्लियर करना पड़ता था, उसके बाद में आप डीएनबी का कोर्स कंप्लीट कर लेते थे, डीएम समानी 2 to 3 ईयर्स, और फिर उसके बाद में स्टैंडर्ड एग्जाम पैटर्न, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। मेरे को डीएम न्यूरो में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि उस समय भी मैं देख रहा था कि अधिकतर लोग डीएम कार्डियोलॉजी लेते थे, जिसका एक बहुत ही बड़ा बाजार में लोगों को प्रायोरिटी इंटरेस्ट रहता था, पर फिर केवल कार्डियोलॉजी के बाद बाकी स्पेशलिटीज़ का क्या होगा। इसलिए जो अदर ऑप्शंस रहे वो रहते थे न्यूरो, फिर गैस्ट्रो ने भी काफ़ी आगे प्रोग्रेस किया, और देखते देखते तो काफ़ी अदर स्पेशलिटीज़ भी आ गई जैसे हीमैट, ऑन्को, तो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, नेफ्रो। जी सर। क्योंकि सभी स्पेशलिटीज़ का अपना अपनी जगह बेनिफिट होना था आने वाले सालों में। अब जहाँ तक बात आती है एमबीबीएस ट्रेनिंग की, हमारे टाइम में 35 साल पहले और आज,
तो मेरा ही ऑब्जर्वेशन रहा है, क्योंकि हम तो रेगुलरली राउंड्स ले रहे हैं हॉस्पिटल में, या हमारे पास रूटीनली पास आउट एमबीबीएस स्टूडेंट्स आते हैं। अब तो दोनों ही कॉलेजेस से, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इंक्लूडिंग डीम्ड यूनिवर्सिटी, उस टाइम पूरा फोकस रहता था क्लिनिकल मेडिसिन पे। तो हमारे प्रोफेसर्स, जो कि जिनके बारे में कुछ भी कहे तो कम है, इतने शार्प क्लिनिकल एक्यूमेंट के थे कि क्लिनिकल राउंड्स पे कुछ भी मिस्टेक हो जाए तो इमीडिएटली पिकअप हो जाती थी। और यहाँ तक कि यदि आपके टर्म एग्जाम्स में या इवन फाइनल एग्जाम्स में उनको लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है प्रैक्टिकल्स में, थियरी तो ठीक है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू, वो ऑब्वियसली डिटेन कर देते थे आप लोगों को, ताकि अगले 6 महीने में ताकि आपका क्लिनिकल परफॉर्मेंस परफेक्ट रहे। बात ये आती है जहाँ तक कि डेडिकेशन का सवाल है टुवर्ड्स पेशेंट्स। एक बात तो पक्की है कि पेशेंट्स की जो आज डिटेल मिलती है हिस्ट्री में और उनके अटेंडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसको यदि आप परफेक्टली एनालाइज करो तो मालूम पड़ता है बहुत बार काफ़ी ग्रे एरिया है डायग्नोसिस में। बहुत बार जनरल आउटलुक में तो वर्कअप हो जाता है, पर कुछ जो रादर देन कॉलिंग अनकॉमन कॉजेज, इवन लेस कॉमन कॉजेज मिस हो जाते हैं, और एक ट्रेंड बना रहता है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट प्लान की तरफ। सबसे मेन यही है कि कहीं भी पेशेंट का लॉस नहीं होना चाहिए डायग्नोसिस की तरफ। इसलिए ये जो डेडिकेशन वाली बात आती है, जरूर टाइम ज़्यादा लगता है, तो पेशेंट का डायग्नोसिस अल्टीमेटली वर्कअप हो ही जाता है। और पहले तो काफ़ी फैसिलिटीज़ कम थी, आज के युग में तो मॉडर्न फैसिलिटीज़ में CT-MR से लेके पैट जैसी जांचों में एज वेल एज टिश्यू डायग्नोसिस होने के बाद तो करीब करीब कंक्लूजन पे पहुंचना बड़ा मुश्किल नहीं है। जी सर। तो ये जो आपकी जो एमबीबीएस जर्नी थी वो लगभग आप 91 में आपका एमबीबीएस विद इंटर्नशिप खत्म हो गया था, तो अराउंड आपकी 1986-87 में स्टार्ट हुई थी एमबीबीएस। और उस टाइम पे उस टाइम पे जैसे ऑनलाइन तो कोई मतलब कोई था ही नहीं कि इंटरनेट या सारी चीज़, जैसे आजकल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी मेरा एमबीबीएस किया है, तो अभी कुछ भी होता है तो लोग डायरेक्ट गूगल कर लेते हैं कि एनाटोमी में कुछ नहीं आ रहा है तो फट से गूगल कर लिया, या किसी भी चीज़ में नहीं आ रहा डायरेक्ट सबसे पहले गूगल ही होता है आजकल। तो उस समय का गूगल क्या था? उस समय का सबसे बड़ा फंड था क्लिनिकली डेडिकेटेड टीचर्स और ग्रुप डिस्कशन। जैसे हमारे राउंड्स हो जाए इवनिंग टाइम में, जो मेन पर्पस रहता है वापस वार्ड्स में आने का, वो यही रहता है कि आप कोई पर्टिकुलर केस सिलेक्ट कर लो और 2-4 कलीग्स के साथ बैठ के, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक्स और जर्नल्स, वो मेन चीज थी उस समय। ऑल्दो जर्नल्स फिजिकल थे, पर जर्नल्स की कोई कमी नहीं थी, करीब करीब सभी जर्नल्स मिल जाते थे। तो मुझे लगता है ऑनलाइन सामान उस समय भी काफ़ी कुछ क्रॉस रेफरेंसेस मिल जाते थे, जिससे कंक्लूजन पे पहुंचना मुश्किल नहीं था। नो डाउट आज के मॉडर्न टाइम में टाइम सेव होता है, डिस्कशन इजी हो जाता है, पर कोई तोड़ नहीं है क्लिनिकल राउंड्स का। बट आज की लाइफ में ऐसा हो रहा है कि आज भले इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में बाहर हो कहीं भी हो, आजकल जो ज़्यादातर लोगों ने बुक से चीज़ हट गए, या तो ऑनलाइन ऐप पे चले गए हैं या नोट्स बिल्कुल शॉर्ट वाली जो चीज़ें वो कर रहे हैं। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि ये सब चीज़ें बढ़िया है, बेहतर है जी, पर इनका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए आपके क्लिनिकल एग्जामिनेशन के साथ। यानी पेशेंट्स का जो डेटा है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, गुड हिस्ट्री टेकिंग एंड गुड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जी सर। सो आपका जैसे आपने जब प्रैक्टिस आपकी स्टार्ट करी थी, जब न्यूरो की जब आपने कंप्लीट करने के बाद, जब तो इनिशियल डेज में जो स्ट्रगल होता है हर डॉक्टर्स के पास जब अपनी खुद की प्रैक्टिस जब स्टार्ट करते हैं, तो आपके जो इनिशियल डेज थे उसमें आपका स्ट्रगल कैसा रहा था? उसके लिए ये जरूर मुझे हमारे फादर ने बता रखा था, जो कि बहुत लीडिंग गायनेकोलॉजिस्ट है जी, फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 65 ईयर्स जी सर, कि बी पेशेंट और आप आपकी कुर्सी में बैठे रहो। मीन्स इवन इफ यू डोंट गेट पेशेंट्स इन द क्लिनिक, यू शुड नॉट बी रनिंग अराउंड। वो जो फिक्स टाइम मैंने देखा कि आप वो 2-3 घंटे सुबह शाम यदि बैठे रहोगे तो ऑब्वियसली लोग तो आएंगे ही, क्योंकि कई डिफिकल्ट पेशेंट्स हैं जो कहीं से भी ठीक नहीं होते। उनको लगता है नया डॉक्टर आया है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, तो हो सकता है कि वो आपके पास आए और आप उनसे कुछ नई अपेक्षा मिल जाए, पर वो ब्रेकिंग पॉइंट होता है। भले उस केस में जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनके अंदर पुराने लकवे के मरीज हैं, पुराने हेड इंजरी है, बहुत सारे न्यूरो में गलनी वाली बीमारियां हैं, नसों की, स्पाइनल कॉर्ड, मांसपेशियों की, पर वो आपके लिए एक ओपनिंग एंगल हो जाता है। और फिर एक बार आप उन पेशेंट्स को जो भी टाइम दे की कोशिश करते हो, या तो आप उनको कन्विंस कर दोगे कि इसका आगे कोई अभी तो इलाज है नहीं, जब तक साइंस में कोई रिसर्च आता है आने वाले सदियों में, ओवर द नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स, तो इसका ये उसको एडवांटेज मिल जाता है आपका अप्रोच देख के। और फिर उस टाइम में जब काफ़ी पास टाइम रहता है तो सबसे अच्छा तरीका यही रहता है, कुछ हॉस्पिटल्स की स्पेशल विजिट्स रहती है ओपिनियन के लिए। भले ही आप आने के बाद एक कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल को तो बाइंड नहीं कर सकते फुल्ली, तो 1 या 2 जगह काम करते, यदि आप कुछ जो विजिटिंग पेशेंट्स के कॉल रहते हैं
उससे आपकी पहचान हो जाती है मार्केट में कि लोग आपको जानने लगते हैं। क्योंकि उस जमाने में भी कुछ मीटिंग्स हुआ करती थी फोरम की, जैसे मेडिकल फोरम, न्यूरो फोरम, जिसमें जनरल प्रैक्टिशनर्स, एमडीज को भी बुलाया जाता था, और पैनल, एक शॉर्ट टॉक के बाद पैनल डिस्कशन होता था। उससे भी आपकी इंट्रोडक्शन होती है लोगों की। ये एक तरीका रहा अपने नॉलेज और मेडिसिन को अपडेट करने का। और सबसे पुराना तरीका जो है वो तो है ही टाइम एंड अगेन विजिटिंग, अपडेट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। क्योंकि वहाँ तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो है इंडिया में रह के इंटरनेशनल स्पीकर्स यदि आपको मिल जाए जिनका बेसिक नॉलेज आउटस्टैंडिंग रहता है बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिसर्च दे डू इन देयर लाइफ, तो उससे वो भी एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन और डिस्कशन होने से अपना नॉलेज अपडेट होता रहता है। जी सर। तो आपके टाइम पे एक मेडिकल प्रैक्टिस और आज के टाइम में मतलब जो नए जो लोग हैं उनके लिए बहुत कॉम्पिटिटिव हो गई आज की प्रैक्टिस में। आज के लोगों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है वो तो यही है कि जैसे पहले तो लिमिटेड शहर में 5-10 डीएम डीएनबी रहते थे, अब तो देखा जाए तो एक उसमें जीरो ही जुड़ गया है, 100 करीब हो गए हैं। तो उसका जो बेस्ट रास्ता है वो ये है कि जो नए लोग आ रहे हैं उन्होंने थोड़ा सा पेरिफेरल प्लेस में जाना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी जी का सजेशन है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं, जैसे हम लोग एमपी इंदौर में रहते हैं, तो इंदौर के पास जैसे देवास है, उज्जैन है, महू है, सनावद है, खरगोन, XYZ, सीहोर, आष्टा, बदनावर, ऐसी जगहों पे यदि ये लोग जाके अपनी विजिटिंग चालू करें या अपना एस्टैब्लिश कर ले तो उधर के लोगों का डायग्नोसिस रेट बढ़ जाएगा। भले ही जांचों के लिए उनको शहर आना पड़े, पर आज इन लोगों को इतना कॉम्पीट करेंगे, यदि स्ट्रगल करेंगे तो ही सेटल होने के लिए आसानी है। या फिर वो इंदौर में जैसे बड़े शहरों में बहुत सारे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जैसे एमवाई हॉस्पिटल नहीं, एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विथ पॉसिबल ऑल फैसिलिटीज। और जो बाकी कॉर्पोरेट्स है शहर में आ रहे हैं, जैसे जुपिटर विशेष आ गया है, कोकिलाबेन अंबानी आ रहा है, सैफी हॉस्पिटल आ रहा है, ये क्या है इनके पास में हाईटेक वर्क है। तो यहाँ यदि वो लोग एस्टैब्लिश हो जाते हैं, अटैचमेंट ले लेते हैं, तो उनको जो स्ट्रगल पीरियड है इनिशियल वाला वो निकल जाएगा और अल्टीमेटली तो फिर सेटलमेंट बन ही जाता है। जी सर। और ये भी भावना होना चाहिए कि किसी से कभी कॉम्पीट नहीं करें, क्योंकि हर आदमी के लिए काफी वर्क है। इंडिया की तो वैसे ही देखी जाए तो 140 करोड़ की आबादी है। जी सर। तो जितने मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डिफरेंट लाइंस में, और इवन सर्जिकल स्पेशलिस्ट इन ऑल दी स्पेशलिटीज, हर इंसान के लिए आने वाले समय में काम तो काफी है। द ओनली थिंग इज ही हैज टू शो हिज वर्थ कि वो इंडिविजुअली क्या सब स्पेशलाइज करके पब्लिक को प्रेजेंट कर सकता है। तो जो उनके कलीग सब स्पेशलिस्ट हैं उन लाइनों में, वो भी उनको रेगुलरली रिफर करना चालू कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल है न्यूरोलॉजी में एपिलेप्सी, स्ट्रोक, पार्किंसंस, हेडेक्स, चक्कर, इन सब के यदि कुछ नए स्पेशलिस्ट जो आते हैं अपना फोकस्ड वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सीनियर फिजिशियंस हैं शहर में, न्यूरो फिजिशियंस, वो उनको फोकस्ड वर्क रिफर कर देंगे। जैसे आजकल एडवांस सर्जरीज आ गई है न्यूरोलॉजी में, जैसे किसी को एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी में वेरियस सर्जरीज आर अवेलेबल to reduce the long term chance of poor control of epilepsy। तो वो लोग उसका पूरा एनालिसिस कर लेंगे, तो उसके बाद में वो केस सिलेक्ट भी हो सकता है, और हो सकता है अल्टीमेटली उस पेशेंट की यदि सर्जरी हो जाती है इंडिकेटेड, तो उसकी मेडिसिन करीब करीब बंद हो जाती है या मुश्किल से 5 से 15% रह जाए। सिमिलर स्टोरी है पार्किंसन। लोग कहते हैं ये तो बूढ़ा हो गया है, गिर पड़ता है तो मरने ही वाला है, जबकि बहुत बार डायग्नोज ही नहीं होता कि इसका तो इलाज भी पॉसिबल है। एक आदमी गिरता रहता है सड़क पे, लोग सोचते कमजोर हो गया, बुढ़ापे से हाथ पैर कांपते, कमजोरी है, उनको जीपीज एज वेल एज कई क्वैक्स न्यूरोबियन देते रहते हैं, तो मालूम पड़ता है ये तो इलाज वाली बीमारी है कुछ हद तक। और इसमें यदि वर्कअप अच्छा हो जाए तो आजकल तो जैसे पहले पेस मेकर हार्ट में लगाते थे जिनको हार्ट ब्लॉक होता है, वैसे ब्रेन स्टिमुलेटर लगा देते हैं, जिसे DBS कहते हैं, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। उसके होते मरीज की आने वाले समय में गोलियां भी करीब करीब खत्म हो जाती है, क्योंकि परमानेंट पेस मेकर जो लगा रहता है हार्ट के पास में, जिसमें से ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स करंट डिलीवर करते हैं, तो उससे उसकी अच्छी रिकवरी हो सकती है और एक तरह की नई लाइफ ही मिल जाए। जी सर। सर जैसे अभी की जो अभी मेडिसिन लाइन जो चल रही है, मतलब आजकल जो लोगों में इतना ज़्यादा प्रेशर है, अगर आप इंदौर की बात करें तो इंदौर में लास्ट 1 to 2 मंथ में 3 डॉक्टर ने सुसाइड की। MY में भी एक फीमेल एनेस्थेटिस्ट ने सुसाइड किया है, और 2 अलग स्टूडेंट्स ने लास्ट 1 to 2 मंथ में ही किए हैं। तो ये प्रेशर जो मेडिकल स्टूडेंट्स के ऊपर इतना बढ़ता जा रहा है, या फिर प्रैक्टिस को लेकर जो इतना वो उनके माइंड में प्रेशर आ रहा है, उससे उनको कैसे डील करना चाहिए?
सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो हम सुन रहे हैं, इस तरह के हादसे हो रहे हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है ये जानना कि जब इन स्टूडेंट्स को थ्रू नीट गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस या फिर जिसे कहते हैं मैनेजमेंट कोटा या फिर एनआरआई कोटा, इसमें एडमिशन मिलता है, तो यूनिवर्सिटी में जो सिलेक्शन होता है इवन इन दिस कॉलेजेस, उसमें ये डिसाइड होना चाहिए कि वो स्टूडेंट एक पर्टिकुलर लेवल का है या नहीं एप्टीट्यूड वाइज। ठीक है, कमजोर स्टूडेंट होगा तो वो तो अपडेट हो जाएगा विद टाइम विद कंपनी एज वेल एज जो उनके ट्यूटर्स है। पर मेरे भी ये देखने में आया है अभी मोर देन 30 इयर्स कि कुछ लोग जिनको जस्ट बिकॉज ऑफ देयर विश टू ज्वाइन मेडिकल, उनके मदर फादर का या ग्रैंडफादर का हॉस्पिटल रहा, अब वो काबिलियत भी नहीं है तो भी उसको वो लोग उसमें ज्वाइन करवा देते हैं, फिर अल्टीमेटली वो कोप अप नहीं कर सकता। यहाँ तक देखने में आया है कि लोगों को बहुत लो नीड स्कोर्स पे एडमिशन मिल रहे हैं इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये तो बट नेचुरल है कि उनमें से कुछ ही ऐसे रहेंगे जो कवर कर पाएंगे, बाकी का तो फेलियर कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए कुछ जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है दुष्यंत, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि यदि कोई स्टूडेंट्स को वो लोग एडमिशन देते हैं, जैसे मेरी नॉलेज में है 2-3 नॉन डीम्ड यूनिवर्सिटीज इंडिया में, एक जयपुरिया है उदयपुर में, फिर दूसरी जैसी एमजीएम मेडिकल कॉलेज है, एक बड़ा सीरीज है महाराष्ट्र का जी, और एक है डीवाई पाटिल जी सर। यहाँ उन लोगों ने स्क्रूटिनाइज करना चालू किया है और यहाँ तक कि जिस स्टूडेंट्स ने मैनेजमेंट कोटा या ये जो रहता है डोनेशन वाला एनआरआई का, उसमें लास्ट 2-3 इयर्स में अप्लाई किया, तो उसमें भी उन्होंने ये डिसाइड किया कि जो 4-5 स्टूडेंट आए एक सीट के लिए, जिसका भले डोनेशन तो सभी की करीब सेम ही रहना है, पर 1-2 स्टूडेंट्स को उन्होंने डिबार कर दिया कि उन्होंने कहा इट इज बेटर आप नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रिपरेशन करके आइए, क्योंकि इंसानों की जीवन के साथ खेलना है। यदि आप लोग अभी तक तो आप ठीक है एमबीबीएस हो गए, एमडी हो गए, पर जैसे हायर एजुकेशन की ये रहती है एडमिशंस, यदि उसका परफॉर्मेंस बेसिक या बेसिक ट्रेनिंग नहीं हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल है लॉन्ग टर्म, यदि बेस ही स्ट्रांग नहीं हो तो आउटकम। इसलिए ये अच्छा आइडिया है कि उन लोगों को या तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दिया जाए ताकि आगे आने वाले उनका जो पोस्ट ग्रेजुएट करियर है या सुपर स्पेशलाइजेशन करियर, उसमें उनका परफॉर्मेंस एट पार रहे, क्योंकि इंसान भले ही थोड़ा वीक हो पर वो क्या माहौल के साथ और समय के साथ इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्या हो रहा है कि पेरेंट्स की मर्जी की वजह से हर कोई चाहते हैं कि डॉक्टर ही बने। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स का हॉस्पिटल रहता है जी सर, और वो स्टूडेंट देख रहा है कि उसको कुछ कम मार्क्स पे सर्जरी मिल रही है और मेडिसिन नहीं मिल रहा है, तो मेरी तो राय है उसने वो छोड़ देना चाहिए, भले उसको डिप्लोमा मिल जाए मेडिसिन में, क्योंकि उसको मेडिसिन का जो बेसिक इंटरेस्ट है वो नहीं करेगा तो सर्जरी तो केवल डिग्री के लायक है, वो डिग्री तो मिल जाएगी, 2 या 3 अटेम्प्ट भी निकल जाए, पर अल्टीमेटली वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए, और दूसरी ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि मेडिकल एजुकेशन में 2 चीजों का जो चीज मैंने वॉच की है जो सबसे ज्यादा मिस हो रही है, एक तो होना चाहिए बेसिक अप्रोच टू मेडिकल एजुकेशन, यानी टाइम एंड अगेन कुछ ऐसे मैनेजमेंट के जो लोग रहते हैं अच्छे ट्रेंड एमबीएस, उनके सेशंस होना चाहिए साल में 1-2 बार कि वो आके जैसा उनका मैनेजमेंट में वो परफॉर्म कर रहे हो। और आजकल इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो इतने हाईटेक हो गए, कंपनी सेक्रेटरी वाले, कि उनके वहाँ जो रेगुलर क्लासेस चलती है और काउंसलिंग होती है, उससे जनरल आउटलुक भी इंप्रूव होता है। वैसे ही बात है कंप्यूटर्स की, कंप्यूटर्स का एजुकेशन भी मुझे लगता है 5% लोगों को भी नहीं है, मैक्सिमम लोग तो बस अपना रूटीन चला रहे हैं। एक्सेस करना बहुत आसान है, नेट और ये जो आपका जितना भी गूगल करके ढूंढना आर्टिकल्स, पर उसको भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए और इंटर स्पेशलिटी रोटेशन भी होना चाहिए जब ट्रेनिंग होती है तब, तो उसका भी बहुत फायदा होता है। जैसे मेरे जमाने में जब बॉम्बे में मैंने डीएम किया तो हमारी 3 महीने साइकेट्री और 3 महीने न्यूरो सर्जरी में न्यूरोलॉजी में पोस्टिंग होती थी, उससे आउटलुक इंप्रूव होता है। जब आपकी एमडी मेडिसिन डीएम चल रहा था तो इस तरह के एक्सचेंज से क्या होता है कि आपका आउटलुक भी इंप्रूव हो जाता है। अल्टीमेटली आपको डील करना ही है जब आपके यहाँ पेशेंट्स आते हैं रिफर करने के लिए डिफरेंट स्पेशलिटीज, तो आइडेंटिफिकेशन तो हो जाता है उससे, आइडेंटिफाई आपको डेप्थ मालूम पड़ जाती है ना उस फील्ड की कैसी क्या है। वही तो यही मेरा कहना है। ये जो डॉक्टर दीपक अंजाना ने पॉइंट उठाया है कि ये सुसाइड्स मेरे हिसाब से ड्यू टू सोशल रीजंस कम है, क्योंकि वो तो एक सेकेंडरी इशू है, पर मेनली तो ये है कि स्टूडेंट को या तो वहां पर ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो डिप्रेशन में चल रहा है उसके कलीग से, तो इमीडिएटली उन्होंने न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट या काउंसलर्स को कांटेक्ट करना चाहिए ताकि वो लोग उसी तरह उसको, कॉलेज वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब जहाँ पीजी कर रहे हैं, जो पीजी वो देख रहे हैं कि वो भी क्या सिचुएशन तो बन रही है, डॉक्टर का रेफरल तो मुश्किल नहीं है, साइकियाट्री तो वही डिपार्टमेंट उनके पास ही पूरा, वेरी राइट, हर चीज है इन हाउस, तो एटलीस्ट
राइट चैनलाइजेशन हो जाए तो इस तरह के हादसे तो बच जाए। सही बात है जो मैंने भी करीब सुने अबाउट अ डजन जो हुए हैं जी गाइस सर 4-5 बहुत अभी साल के रिसेंटली अभी अंदर, बहुत ज्यादा हो विच इज गया सो सैड है क्योंकि एडमिशन मिलना इज सो डिफिकल्ट। एक तो फैमिली का प्रेशर इतना आजकल लोगों पे हो रहा है कि मतलब अगर उसको इंजीनियर बनना है या उसको किसी दूसरी ब्रांच में भी जाना है तो वो उसको एमबीबीएस की तरफ डाल देते हैं बस उनको मतलब लगता है कि एमबीबीएस मतलब कि बस हाँ, इसी से पैसा आएगा या इसी से आपकी लाइफ चलने वाली नहीं, है और ये थोड़ा सा ये एक और पॉइंट है इसमें डॉक्टर आप पेरेंट्स के लिए क्या बोलोगे आप डॉक्टर दीपक का कि यदि हम लोग देखते हैं कि जब इतना लोग कैपिटेशन दे रहे हैं तो जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं उनकी एक साइकी की बन जाती है कि जैसे ही वो पास आउट होंगे कहीं से भी हमको रेवेन्यू जनरेट करना है। हाँ। क्योंकि जिन लोगों का अच्छा एस्टैब्लिशमेंट है मदर फादर्स का उनकी तो दिक्कत नहीं है, पर कई ऐसे लोग हैं जो बैंक से लोन ले रहे हैं सही बात या किसी भी सोर्स से पैसा बोरो करते हैं, उनके लिए तो एक लाइबिलिटी हो जाती है पास होने के बाद। और फिर क्या रास्ता है, फिर किसी के पास टाइम नहीं है, सोशल सर्विस चैरिटी बस आते ही शुरू सही बात है कि जो मैक्सिमम एक्सप्लॉइट कर सको। इसलिए ये जो एक रॉन्ग तरह का सिंबल बन गया है डॉक्टर्स के पीछे कि डॉक्टर्स आर लूटर्स एंड लूटिंग, ये वाकई में सही नहीं है। जी सर पर वही है, यदि वो आदमी नहीं उसको कवर करेगा तो वो डिप्रेशन में सुसाइड कर लेगा। ऑब्वियसली आजकल लोड इतना बढ़ गया ना तो इसीलिए एक कुछ मेरिट स्कॉलरशिप्स भी मिलना चाहिए हाँ, स्टूडेंट्स को, सही बात। इवन इन डीम्ड यूनिवर्सिटीज कि कुछ जो अच्छे नहीं, स्टूडेंट एमपी हैं। में चलती है एमपी में अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेते हो और अगर आपके 85% ऊपर होता है तो एक उनकी स्कीम है जिसमें वो मेधावी हाँ मेधावी स्कीम उसमें वो पे करते हैं तो ये मेधावी हाँ, का जो सिस्टम है ये एमपी अच्छा में, है। ये शिवराज सिंह चौहान जी की तारीफ करने लायक चीज है। जी सर क्योंकि उन्होंने जिन स्टूडेंट्स को इसमें एडमिट करवाया है उनको 5 साल की फीस वेव ऑफ हो जाती है यदि जी सर। ऐसा सुनने में Even आया है। प्राइवेट में भी अगर वो आप 12th में 85% हाँ। लाते हैं और नीट में एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है 520 के आसपास। जी सर बस ये जरूर बाइंडिंग है कि उनको जब पास आउट होंगे तो कोई गवर्नमेंट जॉब या इन सर्विस करना पड़ेगा फ्यू इयर्स 3 to 5 इयर्स, जो मैं समझता हाँ हूँ। वो बॉन्ड होता है क्योंकि फिर उनका वो 25 लाख से 50 लाख का जितना बॉन्ड बच रहा है तो फिर जो obviously पे ऑफ बात करना है। पड़ेगा जी सर। लोगों को। पर जब इतनी सर्विस मिली है एजुकेशन में Free तो अगर वो तो सर्विस मिल बनता रही है तो उतनी बनता है, सर्विस वही। देना इन द लॉन्ग टर्म। जैसे एएफएमसी में रहता था आर्मी में, जी सर पूरा ही बॉन्डिंग रहता था तो लोग उस बॉन्ड को कभी नहीं छोड़ते थे क्योंकि वो बॉन्ड भरना आसान नहीं है जो एएफएमसी में एडमिशन लेते थे उस जमाने में 30-35 साल पहले हमारे समय में। जी सर तो लोगों ने इसका फायदा लेना चाहिए जी सर क्योंकि हमारे यहाँ ये तो पक्की बात है कि डॉक्टर्स की आज भी बहुत जरूरत है इन द इंटीरियर्स। जी सर जितने भी स्पेशलिस्ट आ जाए, ये जरूर है वहाँ फैसिलिटीज इतनी अपग्रेडेड नहीं है। तो जैसे कुछ सेंटर्स पेरिफेरी में चालू कर रहे हैं ये फैसिलिटी, जी सर जैसे हमारे ही फ्रेंड है जो भारत अग्रवाल जी हैं जी सर जिनका आज नाम चलता है और जो इतने बड़े दैनिक भास्कर के इंटरनेशनल एडिटर है। जी सर उन्होंने काफी साल तक चरक हॉस्पिटल के नाम पे फैसिलिटी दी इंदौर में, विच नाउ गोज फॉर मोर देन 35-40 इयर्स। जी सर और अब तो उन्होंने एक रिसेंटली नया स्कीम चालू किया है, सिटी स्कैन लॉन्च किए हैं इन सम पेरिफेरल हॉस्पिटल्स एंड गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज, जिसका बहुत नॉमिनल चार्ज है जो एक्सपेक्टेड है। तो उससे क्या है, एटलीस्ट डायग्नोसिस तो हो जाएगा। सही बात है और इसके कारण लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते रूटीन ट्रीटमेंट, वो फिर आज आप देख ही रहे हैं क्वैक्स के पीछे दौड़ रहे हैं। आज क्वैक्स इतने फूल रहे हैं जिनका कोई एंड ही नहीं है। जी सर खास करके जो सबसे बड़ी बीमारी हम देखते हैं, कोई सी भी स्पेशलिटी हो, लकवा और कमर का दर्द, इसके पीछे क्वैक्स के पास आज इतना मिसगाइड हो रहे हैं लोग। पर लोगों को यही लगता है कि ये लोग भी ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जबकि क्वैक्स केवल करते हैं 100% एलोपैथिक ट्रीटमेंट। जी सर उनके यहाँ पर कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या यूनानी ट्रीटमेंट नहीं है, जी सर। जो हम देख रहे हैं रोज उनके पर्चे और जो पेशेंट्स आते हैं। तो हमारा यही कहना है, इन डॉक्टर्स की सीएमई होती रहनी चाहिए टाइम एंड अगेन, जी सर ताकि उससे भी भले ही वो एमडी लेवल हो या डीएम, पास आउट होने के बाद इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बीच में तो नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में एक नई पॉलिसी लाई थी कि डॉक्टर्स की यदि सीएमई नहीं होगी, जैसे एमडीज, एमएस, बीएम, एमसीएच, तो हो सकता है उनको डिक्लाइन किया जाएगा, उनका जो उनका लाइसेंस भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। जी सर पर वो शायद इम्प्लीमेंट अभी होने में होगा, टाइम लगता है time कोई भी लगता है। पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद। जी सर पर इस तरह की सीएमईज लोकली शहरों में तो होती ही रहती है, जी सर जो मैं समझता हूँ ऑल इंडिया हर सिटी में ही हो रही है। हाँ सर। इवन पेरिफेरीज में भी है। आईएमए के थ्रू आजकल बहुत सारी हो रही है। आईएमए का जो धन्यवाद देना चाहिए वो यही है कि उसने इंटीरियर्स में भी जाके जो हाँ, सीएमईज CMEs करी है, करा, और खास करके मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ में जो फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन है, जी सर इसी तरह का जो हायर स्पेशलिटीज है उनमें कुछ फैसिलिटी हो जाए, या ये जो 108 एम्बुलेंस है, जी सर इसके जरिए यदि पेशेंट्स राइट टाइम पे पेरिफेरी से शिफ्ट हो जाए, हाँ। तो काफी जो मेजर रोड एक्सीडेंट हम रोज देखते हैं, जो बच केवल सकते हैं। कोविड के दिनों में कम हो गए थे, फिर वापस आने लगे हैं, उनको एटलीस्ट फर्स्ट एड मिल जाए पेरिफेरी में। सही बात। जैसे उसको एक एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल दे, या वहीं पर कोई गले में छेद करके ट्रेकियोस्टोमी कर दे, और जो एबीसी करके रहता है मैनेजमेंट, एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन, वो एस्टेब्लिश हो जाए,
तो एटलीस्ट वो पेशेंट मेजर सिटी में पहुंच सकता है ताकि उसकी जान बच जाए, क्योंकि कई सारे रोड एक्सीडेंट या लकवे के मरीज जो पेरिफेरी में हम देख रहे हैं वो तो वैसे ही एक्सपायर हो जाते हैं ट्रांजिट में, भले ही वो आईसीयू ऑन व्हील्स पे आए, क्योंकि उनको प्राइमरी एड नहीं मिल पा रही है। यदि ये एड मिल जाए, और नर्सिंग स्टाफ का भी इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन है, यदि नर्सिस, आंगनवाड़ी वर्कर्स, इन सबका एक आपस में वहां पर मीटिंग्स होती रहे, रेगुलर मीटिंग्स एकेडमिक 3-6 महीने में, तो मुझे लगता है काफी हेल्थ फैसिलिटीज की अपग्रेडिंग हो जाएगी। जी सर। सर, एक मेजर इशू आज की अगर हम इंडिया में जो डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं, मतलब अगर आप किसी दूसरी फील्ड में अगर कोई वकील है जो एडवोकेट जो अगर वो अच्छे पैसे कमा रहा है, कोई बिजनेसमैन है जो अच्छे पैसे कमा रहा है, तो लोग उनको कुछ नहीं बोलते हैं, बट डॉक्टर्स अगर कोई अच्छी अर्निंग कर रहा है तो उसको डायरेक्ट एक लुटेरा का जो दर्जा जो इंडिया में दे दिया जाता है। मतलब लोगों को लगता है कि भाई डॉक्टर अगर ज्यादा कमा रहा है तो वो लुटेरा है, बाकी फील्ड में अगर कोई कमा रहा है पैसे तो उससे लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता। इसके बारे में आप थोड़ा लोगों को क्या गाइड करना चाहते हो कि भाई उसमें क्या ऐसा, ऐसे डॉक्टरों के लिए ऐसा क्यों? नहीं, ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट कथन है। एक्चुअली हो ये गया है कि जब भी पेशेंट कोई हॉस्पिटल में आता है रूटीन ट्रीटमेंट के लिए या इमरजेंसी में, उनको शुरू में ही आइडिया लग जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, जैसे कोई मेजर पैरालिटिक अटैक है या मेजर रोड एक्सीडेंट है जो कोमा में है, एक लॉन्ग टर्म आउटकम क्या होने वाला है जो हम भी नहीं बता सकते डे वन, तो एक ड्यू कोर्स में आइडिया लग जाता है 2-5 दिन में कि इसका क्या होना है। तो यदि उसके हिसाब से यदि पेशेंट को की अटेंडेंस को टाइम पे ही मालूम पड़ जाए कि इसके सुधरने की क्या पॉसिबिलिटी है, जो तो कोई यूएस में भी नहीं बता सकता कितनी भी आधुनिक साइंस के बाद, पर उसको यदि राइट टाइम पे राइट प्रेजेंट हो जाए तो उनको फिर क्या होता है, आइडिया लग जाता है कितना खर्च हो रहा है। अब हो ये रहा है कि दिन न दिन एडमिट रहता है पेशेंट, उनका बिलिंग माउंट होता है, जो जांचें हो रही है, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं दूसरे देखने, वो भी सब इंडिकेटेड ही है, पर अटेंडेंट को ये लगता है जब पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है कुछ दिन, या कभी बीच में गिरावट आ जाए, जैसे नमोनिया हो जाए या पेशेंट को कोई फीट आ जाए सिर की चोट में, या पैरों में खून जम जाए बड़े बड़े, जिसे डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिससे कि हार्ट में क्लॉट उठने से भी इंस्टेंट मौत होती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इन सब के बारे में यदि अटेंडेंट्स को शुरू से ही समझा दिया जाए कि इन सब का इलाज हम कर रहे हैं, फिर भी ह्यूमन बॉडी है, ये कोई मशीन तो है नहीं, तो कुछ भी आउटकम होने की संभावना है, तो उस कंडीशन में उनको समझाना ज्यादा इजी होता है। होता अधिकतर ये ट्रीटमेंट चलता है और एकाएक कभी किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है ड्यू टू मेडिकल इलनेस, तो वो हावी हो जाते हैं, और इसीलिए इस तरह के ये दिन रात स्लोगन लोग लगा रहे हैं। कोई देखा जाए तो लूट का तो काम ही नहीं है, ठीक है, आज तो खर्चे बढ़ गए अस्पतालों के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आए, उनके इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, नई मशीनें लाते, अब इंदौर जैसे शहर में भी पेट सिटी आ गया, 3 जगह पेट सिटी होना है, और अब चौथा हॉस्पिटल भी ला रहा है, जैसे कोकिला बहन आ रहा है, तो इनके पास तो हायर एंड मशीन के खर्चे ज्यादा ही होना है, भले ये ट्रस्ट से लिंक्ड हो इनके पास, तो लोगों को समझाना पड़ेगा कि इसका कैसे बेनिफिट हो सकता है। और इन सब चीजों से बचने का सबसे बढ़िया साधन है, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया है, एक कंपलसरी इंश्योरेंस हो ही जाना चाहिए, जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उसके हिसाब से। सही बात है। जैसे इमरजेंसी हुई तो कंपलसरी उसके अंदर जो है मेल स्टेरिलाइजेशन करना पड़ा था 1977 में, वैसे ही यदि ये करेंगे कंपलसरी, यानी कोई जबरदस्ती नहीं है, पर जिसकी जो पेइंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से यदि वो प्रीमियम पे करता है, तो ये इंश्योरेंस कंपनियों के पास इतना बैलेंस फंड हो जाएगा कि उनको ये ऑफर करने में दिक्कत भी नहीं होगी। जैसे हमारा हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हाँ। इसके बारे में आज तक कोई प्रोजेक्शन ही नहीं है, जिसका सबसे बड़ा जो है वो मीडिया है हॉस्पिटल्स। जैसे हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते हैं तो उसी समय एक उनका जो पर्सन रहता है हॉस्पिटल का, जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, नॉट रियली पीआरओ, वो उसको गाइड कर सकता है ना। एडमिट रहता है पेशेंट 2, 5, 10 दिन, 15-20 दिन तक, कि आप यदि ये पॉलिसी लेंगे नहीं हो तो आपका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है आने वाले सालों में उसका बेनिफिट हो जाएगा। आज आप देखिए, आज आप मोटरसाइकिल लीजिए, कार लीजिए, आप बिना भूले उसके अंदर इंश्योरेंस कराएंगे, क्योंकि आपको मालूम है ना उसके बिना काम नहीं होता। तो ये जो हेल्थ है भारत में क्या है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख ही रहे हैं मेरे पिताजी के जमाने से, कि लोगों को जो खर्च करने की मेन चीज है वो है शादियों में करेंगे, किसी की डेथ हो जाती है जिसे गांव में कहते हैं मोसर वगैरह बोलते हैं, हाँ, नुक्ता वगैरह, नुक्ता, हाँ। उसमें करेंगे। पर जहां तक बात आती है एजुकेशन की, वो भी आप करने लगे हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है आज एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। सही बात है। यदि आपको कुछ भी मिलना नहीं है यदि प्रॉपर एजुकेशन नहीं हो। पर हेल्थ के लिए आज भी जो है आप देखिए तो मेरे हिसाब से जो मेरा नॉलेज है
हेल्थ इंश्योरेंस 10 से 15% लोगों के पास भी नहीं होगी। हाँ सर, बहुत कम है। और इसको कॉम्बैट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री और वेरियस स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छी पॉलिसीज निकाली है। जैसे एक होता है सीएम रिलीफ फंड, जी सर। एक होता है पीएम रिलीफ फंड, हाँ। फिर ये आयुष्मान स्कीम है, आयुष्मान स्कीम। फिर ये उसके बाद में ईसीएफएस होता है आर्मी वालों के लिए, दीनदयाल योजना दीनदयाल स्कीम योजना जो अलग अलग स्टेट्स में है। जी सर। तो इसका यदि लोगों को मालूम पड़ जाए, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिशन पे आता है कि ये फैसिलिटीज है, सही तो बात। एटलीस्ट उसका कुछ एक्सपेंस तो बच जाएगा, जिससे ये जो डॉक्टर दीपक अंजना जी कह रहे हैं रोज का हल्ला गुल्ला हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं आने वाले समय में कई बार अस्पतालों में तोड़फोड़ हो रही है। हाँ सर। और तोड़फोड़ तो ठीक है, डॉक्टरों को ही मार रहे हैं। बीच में जो महाराष्ट्र में हुआ है, नागपुर में और कई स्टेट्स बहुत जगह में, हुआ है। और फिर अभी मेडिकल रिसेंटली कॉलेजेस में। राजस्थान में एक दो साल। गायनेकोलॉजिस्ट ने जो सुसाइड किया है। ये कितने दुख की बात है कि मुश्किल से एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है, और सुपर स्पेशलाइजेशन गायनेक करना एक कितना टैलेंटेड वर्क है। और जिस मुद्दे पे ये हुआ, ये तो फ्यूचर में आने वाले समय में, जैसे इन्होंने बाकी स्टूडेंट्स का बताया सुसाइड जो कर रहे हैं, जी सर। इन सब पे तो रोकथाम आना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके हाथ में शिफा है और लोग सही होते हैं। सही बात है सर। वही इसके बारे में ऐसा लगता है जो मेन इश्यू है वो है हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी सर। यदि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया एक मिशन क्रिएट करे जिससे इन सब चीजों के ऊपर देखा जाए, तो मुझे लगता है काफी हद तक ये सब सॉल्व हो क्योंकि जाएगा। लोगों के माइंड से चीजें चेंज होनी चाहिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पर डॉक्टर से अपनी लाइफ भी तो पूरी लगा रहा है इसमें। जैसे आपका अगर 21 प्लस एक्सपीरियंस है, आप इतना काम करते हैं, आपकी लाइफ में कभी सिचुएशन आया है कि मतलब यार बहुत काम हो गया अब तो अब थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, या जो सिचुएशन? जैसे हम देख ही रहे हैं ना, गए 2.5 साल में कोविड में हुआ, जी सर। डॉक्टरों ने अपनी जान लगा दी। भले ही आपकी पीपी किट हो, कुछ भी हो, सही बात। पर रिस्क तो काफी हाई थी। काफी हाई थी। उसके बावजूद भी दिन रात डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कूद पड़े मरीजों के इलाज के लिए। और उसके बाद जो लोग एक्सपायर हुए वो तो ठीक है, बैड बीमारी थी, 90-95% इन्वॉल्वमेंट, सही बात। पर जो अच्छे हो रहे हैं वो कोई क्रेडिट देना नहीं चाहते। हाँ। वो तो एक ही चीज कह रहे हैं, कोविड टाइम हो या नॉन कोविड, ये तो डॉक्टर्स का फर्ज ही है। हाँ। हम जो इलाज करा रहे हैं, पर ये फर्ज वर्ज ये थोड़ा सा डॉक्टरों को फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर यही होता है कि कोई सीरियस पेशेंट एक्सपायर हो जाता है तो सीधे कहीं ना कहीं प्रेशर लगवा के हायर लेवल से, मान लो मंत्री महोदय के लेवल पे, हॉस्पिटल के बिल ही छुड़वा देते हैं। सही बात है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो मिनिमम एक्सपेंस हुआ है, आपने डॉक्टरों का फॉल्ट निकालिए तो समझ में आता है, जब हाँ। फॉल्ट नहीं है और नेचुरल कोर्स में। इसलिए आजकल अधिकतर डॉक्टर क्रॉस ओपिनियन भी ले लेते हैं सेम स्पेशलिटी में, ताकि कोई सेकंड ओपिनियन का भी ये बेनिफिट मिल जाए कि उसके अंदर हो सकता है, यूजुअली निग्लेक्ट तो होता नहीं है, पर कुछ एड ऑन मिल जाए तो कहने को रह जाए कि चलो इसके अंदर हमने ओपिनियन ले लिया। कई बार न्यूरो मेडिकल पेशेंट्स में न्यूरो सर्जिकल इंडिकेशन बॉर्डर लाइन रहता है, फिर भी आजकल इसलिए लेने लग गए कि 2 लोगों ने देख लिया कि अटेंडेंस का कल कहने को नहीं होना कि आपने स्पेशलिटी में क्रॉस ओपिनियन या क्रॉस कंसल्ट नहीं किया। सही बात है। जहां तक सीरियस पेशेंट्स का मामला रहता है, उनको इन्फेक्शन भी काफी होता रहता है, तो जो हॉस्पिटल से अटैच स्पेशलिस्ट रहते हैं, जैसे चेस्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, एज वेल एज क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, उनकी तो टाइम एंड अगेन राय ली गई है। और यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स जो बाहर से भी इंदौर आते हैं विजिटिंग पैनल पे, उनको भी दिखाया जाता है। रिसेंटली हमारे आईसीयू में एक माइसीनिया का पेशेंट था सुयश हॉस्पिटल में, जिसकी कंडीशन काफी फ्लक्चुएट हो रही थी, और हमारे इंदौर के काफी अच्छे फ्रेंड है क्रिटिकल केयर वाले, उनकी हमने राय ली। पर हम आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने बोला कि इंदौर में क्रिटिकॉन मीटिंग होने वाला है अगले साल, तो उसके एक एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट है वो अहमदाबाद से आ रहे हैं, तो वो नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट से आ रहे थे, वो उनको ले आए दिखाने हॉस्पिटल में। और जब उन्होंने हमसे मिले और डिस्कस किया, हमारे और उनकी राय में 5% का भी डिफरेंस नहीं था, पर उनका आना और देखना का ये फायदा मिला कि अटेंडेंट्स कन्विंस हो गए कि यहाँ भी जो चल रहा है वो सब बढ़िया है। क्योंकि आजकल क्या है, कुछ मेजर सिटीज हैं जहाँ काफी लोग इलाज के लिए राय लेने जा रहे हैं, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात में, बड़ौदा, अहमदाबाद, यहाँ नागपुर साइड काफी लोग जाते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वैसे नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया में, हम तो वेस्ट इंडिया वाले लोग हैं। तो इस तरह के ओपिनियन से अटेंडेंट्स भी कभी कभी जो हावी होने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं कि बीमारी सीरियस है या इस पर टाइम लगना है ठीक होने में। सही बात है सर। तो हमारा यही कहना है कि डॉक्टर्स जितने भी न्यू पीढ़ी में आ रहे हैं, जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, दे हैव टू बी ओनली पेशेंट एंड टाइम विल स्पीक ऑफ। जी सर। यही एक लास्ट क्वेश्चन ये था सर कि कभी आपकी इतनी लंबी जर्नी जो रही है 20-25 साल की, कभी आपको डिप्रेशन फील हुआ, कभी कभी लो मोटिवेशन फील हुआ अगर, तो फिर आप उससे कैसे जूझते हैं? मेरा लकीली ये अच्छा रहा है कि मुझे कभी भी ऐसा डिप्रेशन
कोई पेशेंट बैड हो तो कभी नहीं आया, क्योंकि हमेशा हमारे पास तोड़ था उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। जी सर। डिप्रेशन तो इस बात से आता है कभी कभी देख के कि पूरी जो गैर व्यवस्था बनी हुई है, कोई प्रॉपर रेफरल नहीं है, ये सब चीजें हैं कि वही पेशेंट जैसे पेरिफेरीज से जो इमीडिएटली आ जाना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए, जैसे पैरालिसिस 4.5 घंटे में यदि पेशेंट आ जाए एक पैरालिसिस का, और यदि उसको ब्रेन में क्लॉट हो, ब्रेन हेमरेज नहीं, तो उसको तो इमीडिएट इतनी अच्छी फैसिलिटीज है कि उसकी नियर नॉर्मल रिकवरी हो सकती है। सही बात। और ये विंडो पीरियड जो है वो 4.5 घंटे का तो अब 6 घंटे हो गया है। और मॉडर्न साइंस में जिनको छोटे दिमाग का पैरालिसिस होता है उसमें तो 9 घंटे तक का भी टाइम है। और ये भी पीरियड निकल जाए तो कभी कभी इन मरीजों में कोई मेजर नली में क्लॉट हो तो उसको तो निकालने का, जिसके अंदर पेशेंट का एंजियोग्राफी करके, जिसे डीएसए कहते हैं, 24 घंटे तक का भी पीरियड है, जिसे मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं, उस क्लॉट को निकाल दिया जाए तो उसकी रिकवरी के फिर भी चांसेस अच्छे हैं। क्योंकि यदि इन पैरालिटिक पेशेंट्स का इस समय में ट्रीटमेंट नहीं हो तो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज यही है कि वो लाइफ टाइम रह जाते हैं बेड में मेजर डिसेबिलिटी के साथ, यानी फिर उनका हाथ पैर या फिर स्पीच नहीं रिकवर होगा। तो वो डिप्रेशन का एक मेजर कॉज हम रोज देख रहे हैं प्रैक्टिस में, जो उभर रहे हैं गए 30-40 सालों में। इसलिए अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली इंटरवेंशन और अर्ली रेफरल राइट टाइम इज द कॉल ऑफ द आवर इन एनी स्पेशलिटी। अब हार्ट में तो क्या है, ये जो हार्ट अटैक आता है तो उसके अंदर जितने भी थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स दिए जाते हैं, जैसे एलैक्सिम है या स्ट्रेप्टोकाइनेस, वो तो आजकल गली गोछों में पेरिफेरी में भी दिया गया है सालों से। पर न्यूरो के अंदर पैरालिसिस में टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक कुछ टीम और सेंटर्स और सब सेंटर्स नहीं बनेंगे तब तक उस गाइडलाइन को फॉलो करना इतना आसान नहीं है। खास करके न्यूरो में असेसमेंट इंपॉर्टेंट है कि यदि वो NIHSS स्कोर या MRI स्कोर के हिसाब से हम लोग आइडेंटिफाई करें कि इसी पेशेंट को देना है वो थ्रोम्बोलिटिक एजेंट, नहीं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी है। 2% पेशेंट्स में ब्रेन हेमरेज हो जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग होकर उसकी हो सकता है सर्जरी भी करनी पड़े, और सर्जरी से ज्यादा वो यदि प्रेशर बढ़ने से डिटोरेट हो जाए तो वो डेथ भी हो सकती है। तो इन चीजों के लिए हम लोगों ने कैंपेन भी चालू करा है, बी फास्ट, जिसके अंदर जितना जल्दी हम लोग पकड़ सकते हैं पेरिफेरी में जनरल प्रैक्टिशनर्स या ये जो छोटे मोटे डॉक्टर्स है, फैमिली डॉक्टर्स या इवन बंगालीज जो काफी एक्सपीरियंस्ड हैं गाँव में, और अदर आयुर्वेदिक BHMS डॉक्टर्स, तो ये भी टाइम पे रिफर कर दे कोई प्रॉपर सेटअप में, तो शायद इन लोगों का काफी टाइम पे बेनिफिट होने की संभावना रहेगी। जी सर। तो लास्ट में कुछ एक मैसेज जो भी नए मेडिकोज या जो भी आपको आज पब्लिक देख रही है उनको अगर आपका कोई मैसेज आप देना चाहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि प्रोफेशन को तो परस्यू करो, पर उसकी बाद अपनी जो हेल्थ है उसकी तरफ भी देखना बहुत जरूरी है। यानी आज के टाइम में डॉक्टर्स भूल ही गए व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ फर्स्ट वन सेल्फ, खुद के लिए बस दौड़ रहे हैं 24 घंटे, काम बना हुआ है प्रेशर के कारण। और ये देखने में आया है रिसेंटली गए 10 साल में कि कई डॉक्टर्स जिनको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, उनको हार्ट अटैक्स भी आए हैं, कईयों को तो स्ट्रोक भी हुए, और कुछ उससे डरावनी चीज है कि कुछ की सडन डेथ हुई है। तो सडन डेथ यानी या तो साइलेंट MI हुआ या उनको ब्रेन में सबएरेक्नोइड हेमरेज हुआ। हमारी एक खास फ्रेंड है ऑफिस में जो हमारे साथ काम करते हैं, अभी हमारे साथ ही बैठे हैं, दुष्यंत अवाती, वो पोस्ट ऑफिस में है, वहाँ के हेड इंदौर में, GP शहर में। तो वही बता रहे थे कि कल उनका एक फ्रेंड जो MBA कर रहा था, ऑफिस से शाम को 6 बजे घर आया, कोई बीमारी नहीं, रिस्क फैक्टर नहीं, बढ़िया काम, और सड़क पे ही डेथ हो गई। और वो फिर एक्सीडेंटल डेथ होने के कारण PM करना पड़ा और उन्होंने डिक्लेयर किया इट इज ए हार्ट अटैक। और हार्ट अटैक है या कोई और बीमारी से मतलब नहीं है, पर एक प्रिवेंटिव हेल्थ का कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। और ये पूरा इंप्लीमेंट हो सकता है राइट फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट डेज, कि वहीं पर यदि इन मेडिकल एजुकेशन में, स्पेशलिटी में भी यदि कोई योग के क्लासेस हो जाए या इस तरह की आर्ट ऑफ लिविंग इंप्लीमेंट हो जाए, तो वो एक पार्ट में ही हो जाएगा रूटीन के। आज इसका कोई कंसेप्ट ही नहीं है। डॉक्टर को तो क्या जैसी डिग्री मिलती है उसके पीछे तो एक ही भूत रहता है कि कैसे भी करके मुझे सेटल होना है। अभी एक रिसेंट IMA की कल एक स्टडी आई थी, उसमें उन्होंने बताया कि नॉर्मल पब्लिक की जो लाइफ एज एक्सपेक्टेंसी है वो 62-63 है, और डॉक्टर्स तो उन्होंने निकाला है वो 57-58 है। डॉक्टर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी नॉर्मल पब्लिक से कम हो गई है, और कितना अनफॉर्चुनेट ये चीज है। अभी कल ही रिपोर्ट आई थी IMA की, तो वो इसके ऊपर तो इम्प्लीमेंट होना बहुत ही जरूरी है। इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास। जी सर। तो इसके लिए ग्रुप प्रैक्टिस का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जी सर। यदि ये ग्रुप प्रैक्टिस चालू हो जाए, जैसे डॉक्टर दीपक अंजाना कह रहे हैं कि कई नए लोग शहर में आए हैं। अब पहले एक जमाना था जब हम लोग प्रैक्टिस में आए 30 साल पहले, तो हम लोग तो हमारे जो गुरु लोग थे
उन लोगों का आके इसलिए मिलते थे कि मालूम पड़े उनको कि हम लोग शहर में हैं, हम उनको हाँ कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो नया साइंस आया है जी सर। उसका जो बेनिफिट मिल जाए। पर आज बड़े दुख की बात है कि मैं देख रहा हूँ कि गए 10-15 साल में जो नई पीढ़ी पास आउट होके आ रही है उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। या तो वो आके कोई कॉर्पोरेट या कोई प्राइवेट प्रैक्टिस ज्वाइन कर लेते हैं, पेरिफेरी में जाने की तो बात दूर की रही, तो उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए उनमें से कई लोग यदि हमसे एसोसिएट हो जाए तो हम एक सॉर्ट ऑफ ग्रुप प्रैक्टिस ऐसी बना ले जिसमें एटलीस्ट ऑन वीकेंड्स हम लोगों को वर्क नहीं करना पड़े, या ऑड टाइम इमरजेंसीज मंडे टू फ्राइडे, सही बात। और हम लोग उनसे कनेक्टेड रहेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा उससे उनको कुछ भी यदि डिस्कस करना है, डिसीजन मेकिंग है, तो वो तो एक्सपीरियंस काम आता है। पर उस तरह का कंसेप्ट जो मेट्रोज में है, सही बात। जैसे कई मेट्रोज में एक दो स्पेशलिस्ट के पास में 2-2 4-4 डॉक्टर्स है, हाँ तो शायद उसका बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। और फिर इंटरेक्शन से क्या है, नए लोगों के नॉलेज से सीनियर्स को भी बेनिफिट मिलता है। यदि इस टाइप का कॉन्सेप्ट आ जाए ग्रुप प्रैक्टिस का तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसलिए नए नए कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं शहरों में, जी सर। ताकि कुछ लोग उनको ज्वाइन कर लें, तो उससे ये बेनिफिट मिलेगा कि अंडर वन रूफ मल्टी डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी वर्कड आउट इन अ बेटर वे। सही बात है। सो थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए और अपनी सारी नॉलेज हमारे साथ शेयर करने के लिए। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस वीडियो का सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो मेडिकल जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू दीपक।